एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक ब्यूटीफुल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा रिच होते हैं और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि एक नोट में लिखा होता है कि अगर हम हमारी किसी एक चीज को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखें और उसकी बहुत ज्यादा केयर करें तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। और दोस्तों आप लोग इस लाइन को याद रखना क्योंकि आगे चलकर आपको इसका मतलब समझ में आने वाला है। खैर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट डॉल फट चुकी होती है और वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं। तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम इसे कचरे में फेंक दो, हम अभी जाकर न्यू ले आते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सिलाई करेंगे तो ये दिखने में काफी ज्यादा बुरी लगेगी। तो इसके बाद वो लड़की इस डॉल को कचरे में फेंक देती है और हम देखते हैं कि यहाँ का जितना भी कचरा होता है ना वो सभी अंडरग्राउंड बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके ट्रैश एरिया में फेंक दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस सिटी में रहने वाले सभी लोग काफी ज्यादा रिच हैं, तो इनके कचरे में काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठीक करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं। तो इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने अपना फेस छुपा रखा होता है और वो यहाँ के कचरे में से चोरी कर रहा होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना, वो यहाँ कचरे में से उन चीजों को चुरा ले जाता है जो कि थोड़ी बहुत खराब होती हैं और उन्हें ठीक करके काम चलाया जा सकता है। खैर इसे चोरी करते हुए एक गार्ड देख लेता है और वो इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है, जिस वजह से यहाँ और भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बंदा उन सभी की बुलेट्स को डॉज करते हुए यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बुलेट उसके हाथ पर लग जाती है। तो इसके बाद हमें इसका फेस रिवील किया जाता है और ये असल में 15 साल का एक लड़का होता है और इसका नाम होता है रूडो, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर इसे ट्रैश रेडर के नाम से भी जानते हैं। खैर इसके बाद हमें फिर से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कल की हुई ट्रैश रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक बंदा इनकी बातें सुन रहा होता है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और वो बंदा इस गेट को खोलकर गेट के उस पार चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सारी दीवार होती है और दीवार के दूसरी तरफ होती है बेहद ही गंदी और टूटी फूटी हुई जगह और इस जगह का नाम होता है स्लम और इस जगह पर सभी गरीब लोग रहते हैं। और फिर हम रूडो को देखते हैं जो गरीब होता है और वो भी यहाँ स्लम में रहता है। वो जो भी चीजें चुरा कर लाता है उसे ठीक करके यहाँ पर बेच देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि रूडो बार बार जाता है और अमीरों के ट्रैश में से चीजें चुरा कर लाता है, जिस वजह से ये लोग भी काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खैर तभी यहाँ पर चीवा नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि रूडो की बहुत अच्छी दोस्त होती है और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम दोबारा से ट्रैश रेडिंग करने के लिए क्यों गए थे, जिस पर रूडो कहता है कि वो सभी लोग बेवकूफ हैं क्योंकि वो लोग काम की चीजों को कचरे में फेंक देते हैं जबकि उन्हें ठीक करके दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो इसीलिए मैं उन चीजों को ठीक करके बेच देता हूँ जिससे मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर 3 लड़के आकर रूडो को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे तुझ में से तो कचरे की बदबू आती है और ना जाने तूने ये ग्लव्स भी पता नहीं कब से पहन रखे होंगे और ये ग्लव्स भी तेरी तरह ही गंदे हैं। वो चीवा से भी कहते हैं कि तुम भी इससे दूर रहो वरना तुम में से भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। खैर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जगह असल में बनाई गई थी क्रिमिनल्स को रखने के लिए। तो आज की डेट में यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब तो क्रिमिनल्स नहीं है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो सब क्रिमिनल्स थे। उन्होंने कोई ना कोई छोटा या बड़ा क्राइम जरूर किया था, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इन लोगों का यहाँ पे रहना तो नहीं बनता ना। खैर इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। खैर इसके बाद ये जो लड़का होता है ये फिर से रूडो पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम एक खूनी के बेटे हो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, लेकिन तुम्हारे खूनी बाप की वजह से हम सब लोगों की इमेज दोबारा से खराब हो गई थी। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद रूडो का जो बाप था उसने किसी का मर्डर किया था, जिस वजह से यहाँ के सभी लोग रूडो को पसंद नहीं करते। खैर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और चीवा रूडो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं हो और तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो इसके बाद चीवा की नजर एक डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने फिक्स कर दिया था और उसे वो डॉल काफी ज्यादा पसंद आती है। तो रूडो इसे कहता है कि तुम चाहो तो इसे फ्री में रख सकती हो, ये वैसे भी मैंने बेचने के लिए नहीं रखी हुई। तो इसके बाद चीवा की मदर आकर उसे यहाँ से ले जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रूडो भी अपने घर आ जाता है और वो रेगटो नाम के इस बंदे के साथ इसके घर में रहता है क्योंकि रूडो के माँ बाप के जाने के बाद रेगटो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। खैर रेगटो रूडो को ट्रैश रेडिंग करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम खुद को खतरे में मत डाला करो, लेकिन रूडो कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन रेगटो देखता है कि उसके हाथ पर काफी चोट लगी होती है और वो से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या तुम पर किसी ने बुलेट शूट की थी। रूडो इस पर चुप कर जाता है और रेगटो समझ जाता है कि ऐसा ही हुआ था। खैर इसके बाद रेगटो उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और कहता है कि अगर तुम अपनी चोट का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें
बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिस पर रूडो कहता है कि चाहे जितना भी दर्द हो, लेकिन मेरे पिता के दिए हुए दर्द से तो कम ही होगा ना। क्या रैगडो कहता है कि जो भी कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसे पिट में फेंक दिया जाता है, और पिट में फेंके जाने का मतलब है मौत, क्योंकि जो भी उसमें फेंका गया है वो आज तक वापस नहीं लौटा, और रूडो के पिता को भी पिट में ही फेंका गया था। तो इसीलिए वो रूडो को भी ये सब करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो भी पकड़ा गया तो हो सकता है कि उसे भी वो लोग पिट में फेंक दें। खैर इसके बाद हम रूडो के हाथों को देखते हैं, जो कि बचपन से ही ब्लैक कलर के होते हैं, और जिस वजह से उसके हाथों में काफी ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन रैगटो के दिए हुए ग्लव्स को पहनने के बाद उसका जो दर्द है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए वो हमेशा इन ग्लव्स को पहन कर रखता है। खैर इसके बाद रैगडो रूडो से कहता है कि तुम चीवा को अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते कि तुम उसे पसंद करते हो। वो जो सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इस पर काफी ज्यादा भड़क भी जाता है। खैर ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनके घर के बाहर एक बंदे को देखते हैं जो कि शायद इन पर नजर रखे हुए था। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रूडो उस डोल को लेकर चीवा के पास आया था उसे अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और चीवा इसे कहती है कि देखो रूडो, तुम्हें पता है ना कि जो भी कोई बड़ा क्राइम करता है उसे इस पिट के अंदर फेंक दिया जाता है, और ये कोई भी नहीं जानता कि ये पिट कितना गहरा और कितना डरावना है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी कोई ऐसा काम करो जिस वजह से तुम्हें भी इस पिट में फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर तुम कभी भी ट्रैश रेडिंग करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भी इस पिट में फेंक दें। रूडो कहता है कि कल रैगटो ने भी उससे यही सेम बात बोली थी, जिस पर चीवा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर रूडो कहने लगता है कि अरे हाँ वो तो है, लेकिन फिर एकदम से वो रुक जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। जिस पर चीवा काफी ज्यादा शर्माने लगती है और रूडो समझ आता है कि चीवा भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और ये जानने के बाद तो भाई साहब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सीधा घर की तरफ भागने लगता है, ये बात रैगटो को बताने के लिए। लेकिन भागते हुए वो कुछ अपोस्टल से टकराता है, और अपोस्टल यहाँ उन लोगों को कहते हैं जो कि क्लीन सिटी यानी कि अमीरों की सिटी के गार्ड्स होते हैं। और वो इन्हें देखकर सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि भले जो भी हो मुझे इससे क्या लेना देना है। और उसके बाद वो फिर से सीधा घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि रैगटो को किसी मास्क पहने हुए बंदे ने उसके पेट में चाकू घुसाकर मार दिया होता है। रूडो रैगटो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट होता है और रैगटो उसका सामना नहीं कर पाता और वो डर कर एक जगह बैठ जाता है, और वो बंदा कोई किताब उठाकर यहाँ से चला जाता है। रैगटो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, मतलब कि उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तो वो रूडो से कहता है कि रूडो जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, और तभी वो मर जाता है। और तभी यहाँ पर अपोस्टल्स आकर रूडो को पकड़ लेते हैं रैगटो को जान से मारने की जुर्म में। रूडो इन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसने रैगटो को नहीं मारा, लेकिन ये लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और उसे पकड़कर ले जाते हैं पिट में फेंकने के लिए। उन लोगों ने रूडो को बांध दिया होता है पिट में फेंकने के लिए, और रूडो सभी लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बंदा उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। और यहाँ तक कि चीवा भी उसे ही दोषी ठहरा देती है, और सभी लोग जोर जोर से कहने लगते हैं कि इस फिल्थ यानी कि इस कचरे को पिट के अंदर फेंक दो, जिस वजह से रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि असली कचरा तो तुम सब लोग हो और तुम सब लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसे पिट के अंदर फेंका जा रहा होता है तो उसे वो बंदा दिखाई देता है जिसने रैगटो को मारा था, लेकिन इसके बाद उसे पिट के अंदर फेंक दिया जाता है और नीचे गिरते हुए वो ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम सब लोगों को मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे गिरने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर सभी जगह कचरा ही कचरा होता है और यहाँ की हवा भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड होती है। लेकिन यहाँ पर असल खतरा तो उसे कुछ और ही चीज से होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर होता है, और इसे देखकर रूडो कहता है कि ये तो सचमुच का हेल है। तो इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रूडो रैगटो के साथ खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि वो हमेशा से ही ये सोचा करता था कि लोग गंदगी, क्रिमिनल्स और इस तरह के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को पिट के अंदर फेंक दिया जाए। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आखिर उन लोगों के साथ क्या होता होगा इस पिट में फेंके जाने के बाद। खैर इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर और भी बहुत सारे गार्बेज के बने हुए मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सभी रूडो पर अटैक करने लगते हैं, और रूडो बेचारा किसी तरह से इनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर भी इसके पीछे पीछे होते हैं और एक मॉन्स्टर तो उसे तकरीबन खाने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह से ये उससे बच जाता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर कुछ इंसानों के कंकाल पड़े थे और ये देखकर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो
जाती है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मुझे यहाँ पर फेंकने के लिए। और अब रूडो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है क्योंकि यहाँ की हवा काफी ज्यादा पोल्यूटेड होती है और यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ इन सब मॉन्स्टर से बचना भी बेचारे रूडो के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका खेल यहीं पर ही खत्म हो जाएगा और ये नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जो है तो ये ऐसे ही थोड़ी ना हार मान लेगा। रूडो कहता है कि वो बिल्कुल भी मर नहीं सकता क्योंकि उसे अभी भी रैगटो की मौत का बदला लेना है और साथ ही उसे उन सभी लोगों को सबक भी सिखाना है। तो इसके बाद वो अपने आसपास देखता है और उसे कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। तो वो उनमें से एक पाइप को उठा लेता है और जैसे ही एक मॉन्स्टर उसके पास आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है तो वो बस खड़े खड़े ही उस पाइप को एक वेपन की तरह यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के फेस पर एक जोरदार अटैक कर देता है और इसके बाद वो दूसरे सभी मॉन्स्टर्स पर भी अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपने आसपास की सभी चीजों को एक वेपन की तरह यूज करने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने कोई न्यू पावर अवेक कर ली हो। खैर दो मॉन्स्टर एक साथ मिलकर इस पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो इन्हें डॉज कर लेता है और एक मेटल की शीट उठाकर उन दोनों को बीच से ही काट देता है। लेकिन अब इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इसके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और अभी भी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स बाकी होते हैं और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जमीन पर जोरदार अटैक करता है जिस वजह से आसपास की सभी जगह तबाह हो जाती है और रूडो भी बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बंदा छाता लेकर खड़ा होता है और वो रूडो को एक मास्क देता है पहनने के लिए जिससे एटलीस्ट वो साफ हवा में सांस तो ले पाएगा। तो इसके बाद रूडो इसे पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो बंदा रूडो को चुप रहने का इशारा करता है लेकिन फिर भी ये चुप नहीं रहता और बार बार इसे पूछने लगता है कि अरे तुम बताओ तो सही ना कि तुम कौन हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो और मुझे वहाँ ऊपर से फेंका गया है तो मुझे तुम्हारी इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो मुझे इस सब के बारे में बताओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। तो इसके बाद ये बंदा इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम स्फेराइट्स की वजह से ही है। असल में ये बंदा यही पिट में रहता है और यहाँ पर ही पला बड़ा है और ये लोग वहाँ ऊपर की जगह को स्फेयर कहते हैं जहाँ से रूडो को नीचे गिराया गया था और स्फेयर्स में रहने वाले लोगों को ये लोग स्फेराइट्स कहते हैं। और यहाँ पिट के लोग स्फेराइट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोग अपना सारा कचरा यहाँ पिट में फेंकते हैं जिस वजह से यहाँ पर इतना सारा कचरा जमा हो गया है और इसीलिए यहाँ की हवा भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। और साथ ही इस कचरे में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर सोल होती है जो कि हमें एपिसोड 1 के स्टार्ट में ही बताया गया था कि अगर हम अपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी कचरा फेंका जाता है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर सोल होती है। तो उसी वजह से यहाँ पर ट्रैश मॉन्स्टर्स पैदा हो जाते हैं जिन्हें ये लोग ट्रैश बीस्ट कहते हैं और इन बीस्ट को किसी भी मामूली वेपन से हराया नहीं जा सकता और इन्हें बस उन वेपन से मारा जा सकता है जिनके अंदर भी सोल हो। और ये बंदा रूडो को चुप रहने का इसलिए कह रहा था क्योंकि ये सभी बीस्ट साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर अटैक करते हैं। तो इनकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर पीछे से आकर इन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ये बंदा अपने छाते को मॉर्फ करके उसे एक वेपन बना लेता है और उस मॉन्स्टर का पूरी तरह से सफाया कर देता है। और इसके छाते से काटे जाने के बाद ये मॉन्स्टर दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो पाया क्योंकि इसके छाते में भी कोर यानी कि सोल होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अभी भी काफी सारे ट्रैश बीस्ट बाकी होते हैं और ये बंदा एक ही बार में उन सभी का सफाया कर देता है। एक आखिरी मॉन्स्टर उस पर अटैक वगैरह करने की कोशिश करता है लेकिन ये बंदा उसे भी निपटा देता है। तो इसके बाद रूडो फिर से इसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो इस पर यह बंदा अपना मास्क उतार कर इसे अपना चेहरा दिखाता है और अपना नाम बताता है और इसका नाम होता है एंजिन। तो इसके बाद हमारा लोंडा रूडो बेहोश हो जाता है और फिर से हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ रूडो छोटा होता है और रैगटो उसे समझा रहा होता है कि कैसे अगर वो अपने किसी भी एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उसकी बहुत ज्यादा केयर करेगा तो उसके अंदर भी सोल आ जाएगी। तो इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और रूडो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है और एंजिन उसे कहीं घसीट कर ले जा रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे खोल दो क्योंकि मुझे अभी के अभी वहाँ ऊपर जाना है। तो इस पर एंजिन इसे कहता है कि अरे बच्चे अपना मुंह बंद रख क्योंकि तुम कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे और वहाँ ऊपर जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि हम आसमान से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। जिस पर रूडो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए उसे वहाँ ऊपर जाना ही होगा क्योंकि उसे वहाँ बहुत सारे काम करने हैं। और वो एंजिन से कहता है कि मुझे तुम यहाँ के बारे में सब कुछ बताओ, इन मॉन्स्टर्स के बारे में और अपनी पावर्स के बारे में भी कि तुम ये पावर्स को किस तरह से यूज करते हो। तो मैं भी अपनी पावर्स को यूज करूंगा दोबारा से स्फीयर में जाने के लिए। एंजिन इससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या। तो इसके बाद
बाद वो इसे घसीट कर एक जगह ले आता है जहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और वो सब इसे देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम कोई स्फेराइट्स हो, जिस पर रूडो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ ऊपर से गिराया गया है। तो ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले कोई भी स्फेराइट ऊपर से गिरने के बाद जिंदा नहीं बच पाया है। खैर इसके बाद वो लोग इसे पकड़कर बांध देते हैं क्योंकि जो भी स्फेराइट ऊपर से गिरता है तो ये लोग उसकी डेड बॉडीज को बेचते हैं जिससे इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और क्योंकि रूडो तो जिंदा है तो इसके उन्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और जिन लोगों को भी ये लोग रूडो को बेचेंगे वो लोग इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करेंगे क्योंकि ऊपर से कचरा फेंकने की वजह से। और ये बंदा भी रूडो को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है और उसके मुंह में कचरा वगैरह ठूसने की कोशिश करता है, जिस पर रूडो इसकी दोनों उंगलियां ही चबा डालता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके इन जंजीरों को ही मॉर्फ कर लेता है और इन्हें अपना वेपन बना लेता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपनी किसी चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंजन अपने छाते के साथ कर रहा था। तो इसीलिए रूडो की सबसे ज्यादा खास चीज होती है उसके ग्लव्स, लेकिन उसकी पावर बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग होती है क्योंकि वो अपने ग्लव्स का यूज करके किसी भी चीज को अपना वेपन बना लेता है, जबकि बाकी लोगों के पास बस एक या दो ही वेपन होते हैं और इंजन भी ये सब दूर से देख रहा होता है। खैर इसके बाद ये सभी लोग रूडो पर अटैक कर देते हैं और रूडो इनकी बहुत ज्यादा बुरी तरह से धुलाई पिटाई करना शुरू कर देता है। और तभी इंजन आकर रूडो को रोक लेता है और आकर कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें इनके हवाले किया ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या सचमुच में तुम्हारे पास कोई पावर भी है या नहीं। तो इसके बाद इंजन इससे एक सौदा करता है कि वो उसे इस वर्ल्ड और यहाँ के बारे में सब कुछ बताएगा, लेकिन बदले में उसे इसकी टीम यानी कि क्लीनर्स की टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि इंजन किसी को रूडो के बारे में बता रहा होता है कि उसे एक ऐसा लड़का मिला है जिसमें नेचुरल टैलेंट है और आज से पहले उसने इस तरह की पावर्स का यूज करते हुए किसी को भी नहीं देखा। वो उसे कहता है कि वो जल्दी रूडो को उसके पास ले आएगा। तो फिलहाल के लिए वो रूडो को किसी बूढ़े डॉक्टर के पास ले आया होता है उसकी मलहम पट्टी करने के लिए। तो रूडो यहाँ पर इंजन से कहता है कि रुको जरा, तुम्हें ये किसने बोला कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो इस पर इंजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंडीशन में हो कि हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए मना कर सको। और साथ ही वो बूढ़ा डॉक्टर भी रूडो पर चिल्लाने लगता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ये बंदा यहाँ ले आया, वरना जहाँ पर तुम थे अगर वहाँ तुम थोड़ी देर और हवा में सांस लेते हो तो तुम कब के मर चुके होते या फिर तुम्हें कोई किडनैप करके ले जा चुका होता। और तुम्हें इस बंदे का शुक्र गुजार होना चाहिए कि इसने तुम्हारी जान बचाई है। और साथ ही ये बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि और दूसरी बात यह है कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और भैया सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कोई औरत है। खैर तो इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं और रूडो इंजन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने इसके लिए इतना सब जो किया है और साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहाँ ऊपर जाना होगा। तो इसके बाद इंजन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए उन किडनैपर्स के हवाले किया था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि यहाँ के लोग स्फीराइट्स के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर किसी को भी ये पता चल गया कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इसके बाद इंजन रूडो को एक सिटी में लेकर जाता है जो कि बहुत ज्यादा साफ और अच्छी लग रही होती है, जिस पर रूडो सोचने लगता है कि उसे नहीं लगता था कि इस पिट के अंदर ऐसी भी कोई जगह होगी जो कि इतनी अच्छी होगी और साथ ही यहाँ पर इतना अच्छा खाना भी मिलेगा। तो इसके बाद इंजन रूडो को पिट के अंदर पैदा होने वाले ट्रैश मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है कि वो किस तरह से पैदा होते हैं। मतलब कि जो कचरा ऊपर से यहाँ नीचे फेंका जाता है उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर भी एनिमा होता है। और एनिमा का मतलब तो आप सभी को पहले से पता ही होगा क्योंकि जिसने भी इसका एपिसोड 1 और 2 देखा है उसे ये चीज अच्छी तरह से पता होगी। और इस एनिमा की वजह से ही ये ट्रैश बीस्ट पैदा होते हैं और ज्यादातर तो वो बीस्ट वहीं कचरे के आसपास ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो सिटी में भी आ जाते हैं और यहाँ तबाही मचाने लगते हैं। और इन्हें रोकने का काम हमारा यानी कि क्लीनर्स का होता है। और उन मॉन्स्टर्स को किसी भी तरह के नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, उन्हें बस उन वेपन से मारा जा सकता है जिसके अंदर भी एनिमा हो। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की पावर्स का यूज कर सकते हैं और उन लोगों को ये लोग गिवर्स कहते हैं। और अगर ये सब कुछ आसान लफ्जों में समझाया जाए तो क्लीनर असल में एक ग्रुप है जिसके सभी मेंबर्स को गिवर्स कहते हैं, जो कि अपनी एनिमा से बने हुए वेपन्स का यूज करके इन सभी ट्रैश बीस्ट को मारते हैं।
खैर इसके बाद रूडो एंजन से कहता है कि अगर मैं सच में तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या तुम मुझे वहाँ पर जाने में मेरी हेल्प करोगे। तो इस पर एंजन कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ ऊपर कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर रूडो तो काफी ज्यादा भड़क जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस पर एंजन कहता है कि शायद हमारे बॉस को इसके बारे में कुछ पता हो सकता है और साथ ही वो रूडो से उसके ग्लव्स के बारे में भी पूछता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। तो रूडो इसे बताता है कि ये ग्लव्स उसके फादर की एक आखिरी निशानी है। तो इस पर एंजन इसे कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम अपने ग्लव्स में मौजूद एनिमा का यूज कर सकते हो। और इसके बाद ये भी वही लाइन इसे बताता है जो कि रैगडो ने इसे बताई थी कि अगर कोई इंसान अपने किसी एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखे और इसकी बहुत ज्यादा केयर करे तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है। और ये सुनकर रूडो को रैगडो की याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। खैर इसके बाद एंजन वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले रूडो को कुछ पैसे देता है। तो इसके लिए रूडो इसे थैंक्स बोलता है। तो इस पर एंजन इसे कहता है कि अरे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये पैसे मैंने तुम्हारे कपड़ों को बेच कर लिए हैं, क्योंकि अगर तुम वो कपड़े यहाँ पहनकर घूम रहे होते तो लोगों को शक हो जाता कि तुम कहाँ से आए हो। तो इसकी ये बात सुनकर रूडो फिर से इस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बिल्ली आकर इसके पैसे चुरा ले जाती है और रूडो भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। खैर भागते हुए उसे एक स्टिक दिखाई देती है जिसे वो उठाकर इस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। और तभी यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि वो मेरा है, उसे वापस करो। रूडो इसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये पैसे तो मेरे हैं। तो इस पर ये बंदा कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा बल्कि इस स्टिक की बात कर रहा हूँ और वो मेरी है और उसे मुझे वापस करो। तो इसके बाद वो स्टिक को रूडो से छीन लेता है और हम देखते हैं कि ये भी एक गिवर ही होता है और इसकी पावर इस स्टिक में होती है और इसका नाम होता है ज़ांका। और ये रूडो से कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा मेरी स्टिक को चुराने के लिए। तो इसके बाद वो रूडो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जानबूझकर रूडो को नहीं मारता और कहता है कि तो तुम हो रूडो द न्यू टैलेंट। तो ये सुनकर रूडो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो ज़ांका इसे कहता है कि मुझे एंजन ने सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में और आज से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और तुम्हें गिवर बनने की ट्रेनिंग दूंगा। और साथ ही तुम्हारा सबसे पहला लेसन ये होगा कि किसी की भी चीज को उसे बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। तो इस पर रूडो इसे बताने लगता है कि उसने जानबूझकर वो चीज नहीं उठाई थी, लेकिन फिर भी ज़ांका इस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और इस पर काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगता है और इस वजह से रूडो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी उसे रैगडो की कही एक बात याद आती है कि अगर तुम्हें किसी को भी कोई चीज समझानी या बतानी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को शांत रखना होगा। तो इस वजह से रूडो खुद को शांत कर लेता है और ज़ांका से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी स्टिक को जानबूझ के नहीं लिया था, बल्कि मैंने बस उसे इसीलिए उठाया था कि मैं उस बिल्ली को पकड़कर अपने पैसे वापस ले सकूं। और इसके बाद ज़ांका भी रूडो को माफ कर देता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने वापस तो कर ही दिया है ना। तो इसके बाद वो इससे पूछता है कि तुमने आखिर क्लीनर्स की टीम को क्यों ज्वाइन किया है और साथ ही वो उससे उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछने लगता है कि वो क्या है और वो उसे किस तरह से यूज करता है। तो इस पर रूडो कहता है कि शायद ये मेरे ग्लव्स हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इसे किस तरह से यूज करता हूँ। तो इस पर ज़ांका कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम इसे किस तरह से यूज करोगे। और इसके बाद वो रूडो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है तो सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सीरियस किस तरह हुआ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर स्माइल करने लगता है, जिस वजह से ज़ांका काफी ज्यादा भड़क जाता है और रूडो पर चिल्लाने लगता है और साथ ही रूडो भी इससे बहसबाजी करने लगता है, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। ज़ांका रूडो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो क्योंकि एंजन ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी थी इसलिए, और तुम खुद को समझते क्या हो क्योंकि हम लोग हर रोज अपनी जान को दांव पर लगाते हैं उन सभी ट्रैश बीस्ट से लड़ने के लिए, और तुम सिर्फ क्लीनर अपने मकसद के लिए बनना चाहते हो और जैसे ही तुम अपने मकसद को पूरा कर लोगे तो तुम इसे छोड़ दोगे। और अगर तुम्हारे गोल ही ऐसे होंगे जिसको लेकर तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तो पक्का ही तुम्हारा कोई बकवास ही गोल होगा। ये सुनने के बाद रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका बस एक ही गोल है और वो है रैगडो की मौत का बदला लेना, और साथ ही उसके साथ जो हुआ वो उसका बदला भी लेना चाहता है। तो इस वजह से वो इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। तो इसके बाद ज़ांका अपनी स्टिक को मॉर्फ कर लेता है इस पर अटैक करने के लिए, और रूडो भी पास मौजूद ही एक रोड को उठा लेता है और उसे ही अपना वेपन बना लेता है। तो ये देखकर ज़ांका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अरे रुको जरा, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम अपने ग्लव्स का यूज करके किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हो। तो इसीलिए एंजन ने तुम्हें नेचुरल टैलेंट बुलाया था, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुम अपने नेचुरल टैलेंट से मुझ जैसे किसी को नहीं हरा पाओगे। तो इसके बाद वो रूडो पर अटैक कर देता है और रूडो भी इसके सभी अटैक्स को डॉज
करता जाता है और इस पर अटैक करता है, जिसका कुछ भी असर नहीं होता जांका पर। और फिर जांका इस पर एक जोरदार हमला करता है और रूडो जमीन पर गिर जाता है। तो इसके बाद जांका जब अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ गंदी जैसी चीज लगी होती है। और तभी वो रूडो के हाथ में देखता है कि जो स्टिक उसने पकड़ी हुई थी वो असल में कोई स्टिक नहीं बल्कि वॉशरूम को साफ करने वाला एक गंदा सा ब्रश था। जो देखकर जांका चिल्लाने लगता है और रूडो को वो ब्रश नीचे फेंकने का कहता है, लेकिन रूडो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो इस वजह से वो उस ब्रश को लेकर उसके पीछे भागने लगता है और जांका बेचारा इसे बचकर भाग रहा होता है। और सच बताऊं ना तो ये सीन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था, जिस तरह से जांका इसे बचकर भाग रहा होता है और रूडो इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। फिर उसके बाद रूडो एक जबरदस्त छलांग लगाकर उस ब्रश को हवा में ही स्विंग करता है और सारा गंद जांका के कपड़ों पर लग जाता है, जिस वजह से ये बेचारा वहीं गिर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम एंजन को देखते हैं जो कि इन दोनों को लेने के लिए यहाँ पर आया था और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है। और हंसे भी क्यों ना भाई, क्योंकि इस बेचारे के साथ इतना ज्यादा बुरा जो हो गया है। और बेचारा जांका अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है और साथ ही रूडो भी काफी ज्यादा सब्ड बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी गंदी चीज को अपना वेपन बनाकर उसे यूज कर रहा था। और एंजन तो भाई साहब अभी भी हंसे ही जा रहा होता है और इन दोनों का मजाक बना रहा होता है। खैर इसके बाद रूडो की नजर गाड़ी के पीछे पड़ती है जहाँ पर एक लड़की बैठी थी और इसे देखकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि क्या ये लड़की भी क्लीनर्स की टीम में ही है। और इसके बाद ये लड़की उठकर बैठ जाती है और रूडो के बालों में हाथ मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बाल तो काफी अच्छे हैं। और भाई साहब ये सीन देखकर तो रूडो की हालत ही खराब हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसके बालों में हाथ मारा है। और इसके बाद तो वो एकदम से सुन पड़ जाता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।